देखिए आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर है। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर का एक नाम और है, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ये पीसी कहलाता है। दूसरा जो होगा वो मिनी कंप्यूटर है। तीसरा मेन फ्रेम होता है और जो लास्ट है वो है सुपर कंप्यूटर। तो ये चार क्लास के कंप्यूटर आते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अब इनमें क्या अंतर है और कब कौन सा यूज होता है, कहां कौन सा यूज होता है। देखिए, हम लोग जिस कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं वो कंप्यूटर हमेशा माइक्रो होता है। अब जितने भी फोटोज, जितने भी दिमाग में आपके कंप्यूटर के फोटो आ रहे होंगे, जैसे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, ये सारे किस कैटेगरी में होते हैं? ये सब माइक्रो यानी पर्सनल होते हैं। ये जान लीजिए जिस पे हम या यूजर बैठ के काम करता है वो सारे कंप्यूटर आपके माइक्रो होते हैं। ठीक, इनको माइक्रो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। जैसे हम लोगों के पास एक ही दिमाग है, ऐसे इस कंप्यूटर के पास भी सिंगल ब्रेन या सिंगल सीपीयू होता है। हाँ, इसमें ज़्यादा पावर नहीं है बट आपके किसी पर्सनल काम के लिए बेस्ट है। ये वही कंप्यूटर है जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में सॉल्व करता है। ठीक, अच्छा, अब बारी आती है मिनी कौन सा होगा, इसका क्या काम है? देखिए, आपने जरूर कहीं सुना होगा हम लोग कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो नेटवर्क में क्या होता है कि हम एक मशीन को एज ए सर्वर अलॉट करते हैं। सर्वर मान लीजिए इस पूरे नेटवर्क का मास्टर होगा, कंट्रोलर होगा। ये सारी मशीनें जो साइड में लगी हैं ये सारे यहाँ पे लगे होते हैं माइक्रो, जिन पे हम या कोई यूजर बैठ के काम करता है। अब वो जब कोई रिक्वेस्ट देता है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? इस सर्वर पे जाती है। अब इस सर्वर को बहुत सारे यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, सबको आंसर देना है। तो यहाँ पे आप ऐसा कंप्यूटर थोड़े ना लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप सर्वर के रूप में ये लगाओगे तो ये लैग करेगा, फेल हो जाएगा। तब आप जरूर सोचोगे कि हम सर्वर के रूप में एक शक्तिशाली मशीन लगाएं जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को ले ले, उसको प्रोसेस करके आंसर दे पाए। तो यहाँ पे आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो मिनी होता है। देखिए, मिनी किसी पर्सनल काम के लिए नहीं है, हम अपने लिए नहीं लेके आएंगे कि हम बैठ के मिनी कंप्यूटर पे काम करें। ये हमेशा नेटवर्क में यूज होता है और हमेशा एज ए सर्वर इसका इस्तेमाल होता है। अब कहाँ पे ये मिलेगा? देखिए, स्मॉल साइज से मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्वर होता है वो मिनी होता है। अब देखिए, ये भी कंप्यूटर है, तो जो सारे पार्ट्स आपके इस कंप्यूटर में थे वही सारे पार्ट इसमें भी तो होंगे, बट इसमें जो जो एक एक क्वांटिटी में लगे होते हैं, यहाँ पे उनका बॉक्स लगा रहता है। जैसे हमारे पीसी में एक सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू का बॉक्स लगाओ, बहुत सारे सीपीयू हैं, मिलके एक साथ काम करते हैं, काम तेजी से होता है। वही बात है, हम लोगों के पास 25 दिमाग आ जाए तो हम भी लोग कितना तेज काम करेंगे। ठीक, अब बारी आती है मेन फ्रेम की। देखिए, अभी मैंने आपको बताया मिनी, तो मिनी आप एज ए सर्वर कहाँ पे यूज करते हैं? किसी छोटे से लेके मिडिल साइज की ऑर्गेनाइजेशन में। अब मान लीजिए आपका इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे तो मिलियंस ऑफ यूजर बैठे रहते हैं, ढेर सारे यूजर किसी सर्वर पे कनेक्ट रहते हैं। अब आप सोचिए ये कितना पावरफुल मशीन होगा जो मिलियंस ऑफ यूजर की रिक्वेस्ट को ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको आंसर कर रहा है। तो अगर सबसे बड़े सर्वर की बात करें, हम बिगेस्ट सर्वर की बात करें, तो वहां पे कंप्यूटर कौन सा यूज होता है? मेन फ्रेम। ये हमारे काम के नहीं है, ये हमेशा पीछे रहते हैं, क्योंकि फ्रंट पे यूजर के सामने कौन सा कंप्यूटर रहता है? माइक्रो रहता है। यूजर इसी पे बैठता है।
अब वो अकेले अकेले काम कर रहा है तो भी इसी पे बैठेगा, और अगर नेटवर्क में है तो भी वो इसी पे बैठेगा। अब नेटवर्क पे जो बैठ के ये रिक्वेस्ट देगा, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए पीछे ये सब लगे रहते हैं एज अ सर्वर। अब किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्वर होता है वो मिनी होता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट है, इन सब जगहों पे जो सर्वर होता है वो मेन फ्रेम होता है। अब अगर बात करें इसका क्या काम है, देखिए इसका तो नाम ही सुपर है। दुनिया का सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे पावरफुल मशीन आपकी सुपर है। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी स्टोरेज है। इसकी स्पीड को हम बोलते हैं कि ये टेराफ्लॉप्स पे काम करता है। जैसे कल हमने बात की थी, हमारे पीसी की स्पीड होती है MIPS, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड सॉल्व करता है, बट हमारा सुपर कंप्यूटर देखिए टेराफ्लॉप्स है। अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो ये ट्रिलियंस होता है, ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड है। ये मिलियन में कहाँ है और कहाँ इसकी स्पीड ट्रिलियन में होती है। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे पावरफुल मशीनें होती हैं, हमारे आपके किसी काम का नहीं है, ना ही ये कॉमर्शियली या इंटरनेट वगैरह में यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल हमेशा साइंटिफिक या रिसर्चेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट के साइंटिस्ट, इंजीनियर इन सबको यूज़ करते हैं, इन सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला पीसी कौन सा था। ये सब हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब पीढ़ी। अच्छा, जैसे बात हुई थी कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम जनरेशन पढ़ें तो हार्डवेयर वाइज हम अलग पढ़ लें और सॉफ्टवेयर वाइज तो हम अलग पढ़ लें, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक। अच्छा, अगर हार्डवेयर वाइज बात करें हम तो हार्डवेयर मतलब मशीन। तो मशीन में अगर कोई परिवर्तन आता है, पीढ़ी में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो टेक्नोलॉजी का चेंज आता है। तो अगर हम अब बात करें कि कंप्यूटर जब बना तो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई और आज क्या यूज़ हो रही है। तो देखिए कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो पहली हम मानते हैं कि वो 1945 से 1954 तक चली। इसके पहले बहुत प्रकार की मशीनें बनी। एक टॉपिक हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वो सब क्लियर होगा आपका, बट उनको हम जीरो जनरेशन में रखते हैं। उनको हम आज जैसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं मानते हैं। जो पहला कंप्यूटर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मानते हैं वो इसी के बीच में आया था। तो जनरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से करते हैं। तो जब नया नया कंप्यूटर हमारा बना, दुनिया का पहला, तो उस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। ठीक, या इसको वैक्यूम वॉल भी कहते थे। ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में भी रहेगा, हम बात करेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब जो था वो ग्लास का ट्यूब होता था। इसके अंदर एलिमेंट वगैरह होते थे, हीट होने से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वही सारी प्रोसेसिंग कराते थे। बड़ा हेक्टिक, बड़ा ख़राब तरीका था ये। मैं आपको इसकी कमियां बताता हूँ। देखिए ये 8 से लेकर 9 इंच का एक वैक्यूम ट्यूब होता था, और जो हमारा पहला कंप्यूटर बना था, इनियाक नाम था उसका, उस कंप्यूटर में ऐसे 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, जिसके कारण वो कंप्यूटर भैया 20 फीट ऊंचा हो गया था, और उसकी जो हाइट, चौड़ाई थी वो 30 फीट थी। इतना ओवर साइज का कंप्यूटर था और इतना भारी था, 30 टन का वो मशीन था। बट हमारा पहला कंप्यूटर वही था। और ये सारी कमियां जो मैंने बताई है ना, वो सब इसी वैक्यूम ट्यूब के ही कारण थी, यही ओवर साइज हो जा रहा था। तो जब अगली जनरेशन आई, यानी जब हम कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में पहुंचे, ये 1955 से 1964 तक मानते हैं हम, इसमें वैक्यूम ट्यूब हटा दी गई और उसके जगह पे लगाया गया ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर बहुत छोटे से होते हैं, इसमें 3 टांगें होती हैं, एक बेस होता है, इमीटर होता है, कलेक्टर होता है। ये फिजिक्स वालों को बहुत अच्छे से पता होता है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आप ये जानिए ट्रांजिस्टर एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट है। तो सारे वैक्यूम ट्यूब हटाए गए, उनके जगह पे ट्रांजिस्टर लगाए गए। बहुत छोटे हैं, तो अगर 18,000 लगा भी देंगे तो भी ओवर साइज नहीं होगा। 5 वॉट की पावर पे काम करता है, बहुत कम पावर लेता है। और उसके बाद इसमें बस यही कमी आई कि ठीक तो है, काम तो हुआ, बट कोई ट्रांजिस्टर अगर खराब हुआ तो 18,000 ट्रांजिस्टरों के सर्किट को ट्रैक करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जब हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में पहुंचे, जिसको हम मानते हैं 1965 से 1974 तक, यहाँ बहुत बड़ा एडवांसमेंट आया कंप्यूटर में, क्योंकि अब हमने यूज़ किया आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको लोग चिप भी कहते हैं। देखिए आईसी क्या है? आईसी एक सिलिकॉन के वेफर पे ऐसे खुरच खुरच के बनाए गए कंपोनेंट्स हैं, और इनका एक ऊपर नंबर लिखा रहता है। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से पता होती है, उनके पास एक बुक होती है। उस बुक में प्रत्येक आईसी के अंदर किस पिन पे कौन सा कंपोनेंट है, ये वहाँ पे लिखा होता है, वो कनेक्शन कर देते हैं। तो आईसी कोई खुद का कोई कंपोनेंट नहीं है। आईसी एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और डायोड की सर्किट पैक हो जाती है। आप कितना भी फाइन फैब्रिकेटिंग कर लो, लेकिन अगर आपको 50 ट्रांजिस्टर लगाने होंगे ना, तो आपका जो मदरबोर्ड या सर्किट बनेगी वो मिनिमम इतने साइज़ की तो आप बनाएंगे ही, चाहे आप जितना भी इंजीनियरिंग किए हो। बट एक सिलिकॉन के वेफर के इतने बड़े से स्लाइस में मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। तो आईसी लग गया तो साइज तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इतने सारे ट्रांजिस्टर छोटी छोटी आईसी के अंदर पैक हो गए। अच्छा, आईसी कम पावर भी लेती है, 5 वोल्ट पे काम कर जाती है, खराब भी नहीं होती है, ड्यूरेबल है, इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये लगा तब से आपके कंप्यूटर में, जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर इलेक्ट्रॉनिक में एक प्रकार से रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। एक से एक पोर्टेबल छोटी छोटी डिवाइसेस आना शुरू की, बीच में आईपॉड, एक से एक आए, मोबाइल फ़ोन आए, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कितनी आईसी हम लगा दें। तो देखिए आज भी आईसी ही है, बट ये वाली नहीं है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के 4th जनरेशन में पहुंचे, जिसको हम कहते हैं 1975 से 1984 तक चली, इसमें हमने कहा कि ये LSI यूज हुआ। अब LSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी ही है बट लार्ज स्केल की है। मतलब ऐसे 20 आईसियाँ एक में हैं और साइज उतना ही छोटा है। ये नहीं कि कंपोनेंट बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, साइज छोटा होता जा रहा है, कंपोनेंट की साइज बढ़ती चली जा रही है। फिर आज अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि नाउ वी आर लिविंग इन विच जनरेशन, तो आज कंप्यूटर की हम 5वीं पीढ़ी पे हैं और कहते हैं 1985 से अभी तक चल रही है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये VLSI हम यूज़ कर रहे हैं, या ULSI भी आ गया है। तो अगर इसका फुल फॉर्म करें तो ये हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपके एग्जाम में इस पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, इनको किसने बनाया, इनका फुल फॉर्म, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर का तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
तो आज अगर आप लोगों को हमारी आज का क्लास समझ में आया हो और कुछ अगर बिट ऑफ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे और अगले क्लास में उस कन्फ्यूज़न को आपके दूर करेंगे। थैंक यू।